नमस्कार, बिहार न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें इस हफ्ते की हेडलाइंस। बिहार बनाएगा खुद का एआई मॉडल। सर्वम एआई और भारत जीपीटी के साथ हुआ समझौता। जॉन मैकार्थी को माना जाता है एआई का जनक। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना बागमती बूढ़ी गंडक चर्चा में। बेलवा मीनापुर चैनल का निर्माण तेज। उत्तर बिहार के 4 जिलों को मिलेगा सीधा लाभ। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का होगा कायाकल्प। राजा धर्मपाल की प्राचीन धरोहर बनेगी अंतर्राष्ट्रीय शोध का केंद्र। आधुनिक शिक्षा को भी मिलेगा बढ़ावा। आइए खबरों की शुरुआत करें। बिहार में आज भले ही कोसी मेची जैसी नदी जोड़ो परियोजनाओं की बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन क्या आप बिहार की पहली अंतर नदी लिंक परियोजना के बारे में जानते हैं? दोस्तों, यह है बागमती बूढ़ी गंडक रिवर लिंक योजना। यह परियोजना चर्चा में है क्योंकि इसके तहत 60.8 किलोमीटर लंबी बेलवा मीनापुर लिंक चैनल का निर्माण किया जा रहा है। बेलवा मीनापुर लिंक चैनल को बेलवा धार भी कहते हैं। चलिए पहले समझिए कि यह परियोजना क्या करेगी। देखिए, हर साल बागमती नदी में इतना ज्यादा पानी आ जाता है कि वो उत्तर बिहार के बड़े इलाके में भीषण बाढ़ ला देती है। बाढ़ के अतिरिक्त पानी को नियंत्रित करने के लिए नई व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत पानी की निकासी शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड के बेलवा से शुरू होगी। इसके बाद यह पानी पुरानी बागमती नदी की धारा से होकर गुजरेगा। आखिर में इसे मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड में बूढ़ी गंडक नदी में प्रवाहित किया जाएगा। यह ठीक कोसी मेची जैसा सिद्धांत है, यानी जहां पानी ज्यादा है वहां से जहां जरूरत है वहां पहुंचाना। इस परियोजना को बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना कहते हैं, यानी कोसी मेची से भी पहले बिहार ने इसी मॉडल पर काम शुरू किया था। इसका सीधा लाभ मुजफ्फरपुर, शिवहर, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर। फिर से नोट कर लीजिए, मुजफ्फरपुर, शिवहर, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर, ये 4 जिले हैं। इन 4 जिलों के बड़े हिस्से को इसका लाभ मिलेगा। एक तरफ बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी, दूसरी तरफ सिंचाई सुविधा में सुधार होगा। एक जरूरी भौगोलिक पृष्ठभूमि को भी समझिए। बागमती नदी नेपाल की शिवपुरी पहाड़ियों से निकलती है और बहते हुए बिहार में प्रवेश करती है। यह अक्सर अपने रास्ते में बदलाव लाती रहती है, जिससे उत्तर बिहार का बड़ा हिस्सा हर साल बाढ़ की चपेट में आता है। ठीक वैसे ही जैसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बागमती को भी उत्तर बिहार की बाढ़ की एक प्रमुख वजह माना जाता है। इधर हाल ही में बिहार सरकार ने पटना के शास्त्री नगर स्थित एक सरकारी स्कूल से बिहार स्कूल लाइव क्लासेस की शुरुआत की है। इसके तहत 9वीं से 12वीं तक के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को लाइव ऑनलाइन क्लास कराई जाएंगी। साथ ही जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग भी दी जाएगी। अब इसकी शुरुआत पटना के सरकारी स्कूलों से हुई है, बाद में इसे पूरे बिहार में शुरू करने की योजना है। इस योजना को बेहतर तरीके से चलाने के लिए शिक्षा विभाग ने 7 गैर सरकारी संस्थाओं यानी एनजीओज के साथ समझौता किया है। ये संस्थाएं डिजिटल पढ़ाई, एआई की मदद से पढ़ाई, स्टेम शिक्षा और दूसरी आधुनिक तकनीकों को स्कूलों तक पहुंचाने में मदद करेंगी। यानी अब पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि तकनीक की मदद से और आसान तथा बेहतर बनाने की कोशिश होगी। ये ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल है, यानी बच्चे स्कूल में अपने शिक्षक से भी पढ़ेंगे और ऑनलाइन लाइव क्लास से भी सीखेंगे। इससे उन्हें अच्छे शिक्षकों से पढ़ने का मौका मिलेगा, चाहे वे किसी भी स्कूल में पढ़ते हों। यह सोच राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 से भी जुड़ी है, जिसमें कहा गया है कि तकनीक का इस्तेमाल करके हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुंचाई जाए। केंद्र सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है। दीक्षा, पीएम ई विद्या और नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF जैसी योजनाओं के जरिए डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी पहल दूसरे राज्यों और दूसरे देशों में भी चल रही है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में गरीब और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को यूपीएससी, जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त मार्गदर्शन दिया जाता है। वहीं दक्षिण कोरिया में ERS के जरिए टीवी और ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों को अच्छी पढ़ाई की सुविधा दी जाती है। दोस्तों, इस बार बिहार के कुछ जिलों जैसे नवादा, जमुई, औरंगाबाद, शेखपुरा आदि में अब तक धान की रोपनी 5% भी नहीं हो पाई, जबकि उत्तर बिहार खासकर चंपारण क्षेत्र में यह काम तेजी से आगे बढ़ चुका है। वजह साफ है, दक्षिण बिहार का पठारी अपेक्षाकृत सूखा क्षेत्र सीधे मानसून पर निर्भर करता है, जबकि उत्तर बिहार गंगा, गंडक, कोसी के उपजाऊ मैदानी इलाके में आता है, जहां सिंचाई बहुत आसान है। अब समझिए रोपनी क्या है। रोपनी का मतलब है धान की नर्सरी में तैयार पौध को जल भरे खेत में रोप देना।
इसे तकनीकी भाषा में कहते हैं पडलिंग। देखिए, जब खेत में लगातार पानी भरा रहता है तो मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी यानी एनेरोबिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थ को विघटित कर मीथेन गैस छोड़ते हैं। दुनिया के कुल मानव जनित मीथेन उत्सर्जन में धान के खेतों की हिस्सेदारी लगभग 11% है। यानी यह सिर्फ खेती नहीं, क्लाइमेट चेंज से भी सीधे जुड़ा हुआ विषय है। इसी समस्या से निपटने के लिए 2 आधुनिक तकनीकें अपनाई जा रही हैं। पहली है DSR यानी डायरेक्ट सीडेड राइस। DSR में बीज सीधे खेत में बो दिया जाता है। इससे पानी की बचत, मीथेन उत्सर्जन और लागत में कमी आती है। दूसरी है SRI यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। SRI में पौधों के बीच 25 × 25 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है और खेत सिर्फ नम रखा जाता है। इसके अलावा जीरो टिलेज एक और तकनीक है जिसमें बिना जुताई किए हुए ही बीज बोया जाता है। इससे मिट्टी की नमी और कार्बनिक तत्व बचे रहते हैं और पराली जलाने की समस्या भी नहीं होती। अब मिट्टी और खाद वाला हिस्सा समझ लेते हैं। धान एक ऐसी फसल है जो मिट्टी से भारी मात्रा में नाइट्रोजन खींचती है, इसीलिए धान वाले खेतों में नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा कमी होती है। यही वजह है कि किसान यूरिया का इस्तेमाल करते हैं ताकि पौधों को हरा भरा बनाए रखें और बेहतर पैदावार के लिए, बढ़ोतरी के लिए जरूरी नाइट्रोजन मिल सके। भारत में हरित क्रांति के दौरान पंजाब, हरियाणा धान गेहूं फसल चक्र का सबसे सफल केंद्र बने। हालांकि आज यही अत्यधिक भूजल दोहन और मीथेन उत्सर्जन की चुनौती का भी सबसे बड़ा उदाहरण है। यही कारण है कि अब सरकार DSR और SRI जैसी जल बचत तकनीकों को बढ़ावा देकर दूसरी हरित क्रांति को सस्टेनेबल बनाने की कोशिश कर रही है। क्या आपको पता है कि बिहार में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा असल में इसी साल फरवरी में हो चुकी थी। अब उसी घोषणा को संस्थागत रूप देते हुए बिहार स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी AICOE कॉरपोरेशन के गठन तथा उससे जुड़े मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को स्वीकृति मिल गई है। अब पहले तो समझना होगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है क्या, क्योंकि ये किसी भी कंपनी को बनाने की बुनियादी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो दस्तावेज होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के अस्तित्व, उसके नाम, उद्देश्य और दायरे को डिफाइन करता है, परिभाषित करता है, यानी बताता है कि कंपनी क्यों बनी, क्या कर सकती है। वहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के नियम तय करता है, आंतरिक प्रबंधन के नियम तय करता है, जैसे बोर्ड की बैठकें कैसे होंगी, निर्णय कैसे लिए जाएंगे वगैरह। दोनों डॉक्यूमेंट किसी भी कंपनी की संविधान जैसी भूमिका निभाते हैं। अब इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। फरवरी 2026 में हुए एक AI समिट में बिहार सरकार ने 60 करोड़ रुपए की लागत से बिहार AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की थी, जिसमें टाइगर एनालिटिक्स को उद्योग साझेदार और IIT पटना को शैक्षणिक साझेदार बनाया गया। इसी समिट में IIT पटना में 250 करोड़ रुपए की लागत से एक रिसर्च पार्क बनाने की भी घोषणा हुई और कुल मिलाकर उस समिट में करीब 468 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए थे। इस पूरी पहल का जो लक्ष्य है वो लगभग 10,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 50,000 युवाओं को AI स्किल की ट्रेनिंग देना है। दोस्तों, बिहार एक बार फिर अपनी प्राचीन शिक्षा परंपरा को लेकर चर्चा में है। भागलपुर में स्थित ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय को फिर से डेवलप करने की तैयारी शुरू हो गई और इसके लिए बिहार सरकार ने करीब 220 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। सरकार चाहती है कि इस प्राचीन विश्वविद्यालय को आधुनिक उच्च शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। अब सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय इतना खास क्यों था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने लगभग 783 से 820 ईस्वी के बीच कराई थी। उस समय यह दुनिया के बड़े शिक्षा केंद्रों में गिना जाता था। यहाँ तर्कशास्त्र, व्याकरण, दर्शन, चिकित्सा और खगोल विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। देश विदेश से विद्यार्थी यहाँ आते थे पढ़ने के लिए। इस विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी खासियत इसकी प्रवेश की व्यवस्था थी। यहाँ सीधे दाखिला नहीं मिलता था। विश्वविद्यालय के 6 मुख्य द्वार थे। हर द्वार पर एक बड़े विद्वान बैठे रहते थे जिन्हें द्वार पंडित कहते थे। नए विद्यार्थी को पहले उनके साथ शास्त्रार्थ करना पड़ता था। अगर वो सफल होता था तभी उसे प्रवेश मिलता था। पढ़ाई पूरी हो जाए तो उस पर छात्रों को पंडित या महापंडित की उपाधि दी जाती थी। यहाँ एक अनुवाद विभाग भी था। इस विभाग में भारतीय ग्रंथों का भोटी यानी तिब्बती भाषा में अनुवाद किया जाता था। इसकी वजह से बौद्ध धर्म के कई महत्वपूर्ण ग्रंथ सुरक्षित रह सके। अगर उस समय उनका अनुवाद नहीं हुआ होता तो वे हमेशा के लिए खो सकते थे।
खुदाई में इस विश्वविद्यालय के कई महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। यहाँ एक 2 मंजिला केंद्रीय स्तूप मिला है जो स्वास्तिक आकार में बना है। इसके अलावा टेराकोटा की कलाकृतियां, मूर्तियां और ध्यान कक्ष भी मिले हैं। ये सब बताते हैं कि उस समय यहाँ शिक्षा के साथ साथ कला और संस्कृति भी बहुत समृद्ध थी। लेकिन यह गौरवशाली विश्वविद्यालय ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह सका। 12वीं सदी के अंत यानी करीब 1193 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस पर हमला किया। उसने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, कई भिक्षुओं की हत्या कर दी और इसके विशाल पुस्तकालय में आग लगा दी। इसके बाद यह विश्वविद्यालय सदियों तक मिट्टी में दबा रहा। बाद में 1960 से लेकर 1969 के बीच डॉक्टर बीपी सिन्हा के नेतृत्व में पटना विश्वविद्यालय और फिर ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहां वैज्ञानिक खुदाई करवाई। इसी खुदाई में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष फिर से दुनिया के सामने आए। आज विक्रमशिला के पुनरुद्धार की योजना सिर्फ एक नई इमारत बनाने की कोशिश नहीं है। इसका मकसद भारत की उस महान ज्ञान परंपरा को फिर से दुनिया के सामने लाना है जिसने कभी पूरे एशिया को शिक्षा और विचारों की नई दिशा प्रदान की थी। बिहार में बुजुर्गों की देखभाल को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब तक मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना को नगर विकास और आवास विभाग चलाता था। अब इसका जिम्मा समाज कल्याण विभाग को दिया गया है। सरकार का मानना है कि बुजुर्गों से जुड़ी योजनाएं समाज कल्याण विभाग बेहतर तरीके से चला सकता है। अब इसकी फंडिंग को समझिए। इस योजना के लिए 2 तरह से पैसा दिया जाएगा। पहला है अनावर्ती मद। इसका मतलब है ऐसा खर्च जो सिर्फ एक बार या कई साल बाद होता है, जैसे भवन बनाना या फर्नीचर खरीदना। इसके लिए हर यूनिट को 42,97,000 रुपए मिलेंगे। यह राशि हर 5 साल में एक बार दी जाएगी। और दूसरा है आवर्ती मद। इसका मतलब है ऐसा खर्च जो हर साल होता है, जैसे भोजन, बिजली, पानी, दवा, कर्मचारियों का वेतन वगैरह। इसके लिए हर यूनिट को हर साल 63,38,000 रुपए दिए जाएंगे। इसे ऐसे याद रखिए, अनावर्ती मतलब एक बार का खर्च, आवर्ती मतलब हर साल होने वाला खर्च। सरकार ने एक और बदलाव किया है। पहले से चल रही वृद्धाश्रम सहारा योजना को अब मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना में मिला दिया गया है। इससे अब 2 अलग अलग योजनाओं की जगह एक ही योजना के तहत काम होगा। इससे व्यवस्था बेहतर बनने की उम्मीद है। अब इस योजना की व्यवस्था भी समझ लीजिए। हर जिला मुख्यालय में 100 बिस्तरों वाला आश्रय स्थल बनाया जाएगा। वहीं दूसरे अनुमंडलों में 50 बिस्तरों वाला आश्रय स्थल होगा। यहाँ रहने वाले बुजुर्गों को रहने और खाने की सुविधा मिलेगी। साथ ही उन्हें इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। इसके अलावा हर साल 3 बार उन्हें पर्यटन या धार्मिक स्थलों की यात्रा भी कराई जाएगी। 18 जुलाई 2026 को पटना हवाई अड्डा परिसर में एक खास पल देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने यहां बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के नए बनाए गए हैंगर का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसी मौके पर उन्होंने कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी CPL प्राप्त करने वाले 4 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। पहले CPL का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि यह विमानन क्षेत्र से जुड़ा एक जरूरी GS पॉइंट है। भारत में पायलट बनने के लिए 2 प्रमुख लाइसेंस होते हैं। पहला है प्राइवेट पायलट लाइसेंस PPL, जिससे व्यक्ति सिर्फ शौकिया तौर पर विमान उड़ा सकता है, इससे कमाई नहीं कर सकता। दूसरा है कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी कि CPL, जिसके बाद व्यक्ति पेशेवर रूप से विमान उड़ाकर वेतन कमा सकता है। यानी एयरलाइन में नौकरी पाने की पहली सीढ़ी यही लाइसेंस है। भारत में यह लाइसेंस नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA जारी करता है। बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के नए हैंगर से अब राज्य के युवाओं को यह प्रशिक्षण अपने ही राज्य में मिल सकेगा, जिसके लिए पहले उन्हें अक्सर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। अब इस संस्थान की अहमियत को समझ लेते हैं। बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट पटना एयरपोर्ट परिसर में स्थित राज्य का पहला ऐसा संस्थान है जहां प्राइवेट और कमर्शियल दोनों तरह के पायलट लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ध्यान रहे, अब बिहार अकेले पटना तक सीमित नहीं रहने वाला। दरभंगा एयरपोर्ट पर राज्य का दूसरा फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है और सुपौल जिले के वीरपुर को एरो क्लब ऑफ इंडिया के साथ एक MOU के जरिए राज्य के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसी भी राज्य का विकास सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था से नहीं मापा जाता, उसकी संस्कृति और विरासत भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। हाल ही में बिहार का पुनौरा धाम चर्चा में रहा। यह जगह सीतामढ़ी से करीब 5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। मान्यता है कि यही मां सीता की जन्मस्थली है। अब जानते हैं कि यहाँ क्या नया होने जा रहा है। बिहार सरकार ने पुनौरा धाम के विकास के लिए 883 करोड़ रुपए के मास्टर प्लान को मंजूरी दी है। इसके तहत 67 एकड़ में एक भव्य मंदिर परिसर बनाया जाएगा।
इसका डिजाइन अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। लेकिन यह परियोजना सिर्फ एक मंदिर बनाने तक सीमित नहीं है, यह बिहार पर्यटन नीति का अहम हिस्सा है। इसका मकसद राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है, साथ ही बेहतर सुविधाएं विकसित करके देश और विदेश से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करना भी इसका लक्ष्य है। अगर इसे और बड़े नजरिए से देखें तो पुनौरा धाम का विकास भारत और नेपाल के सांस्कृतिक रिश्तों को भी मजबूत करेगा, क्योंकि नेपाल के जनकपुर को मां सीता का मायका माना जाता है। ऐसे में यह परियोजना दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव का एक मजबूत माध्यम बन सकती है। इसका फायदा सिर्फ धार्मिक पर्यटन तक ही सीमित नहीं रहेगा, इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। होटल, परिवहन, दुकानें, दूसरी सेवाओं से जुड़े लोगों की आमदनी बढ़ेगी। यानी यह परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति दे सकती है। अगर इसे राष्ट्रीय स्तर पर जोड़कर देखें तो यह परियोजना केंद्र सरकार की कई योजनाओं से मेल खाती है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत बनाए गए रामायण सर्किट में पुनौरा धाम एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह अयोध्या और जनकपुर के बीच सांस्कृतिक कड़ी का काम करता है। केंद्र सरकार धार्मिक स्थलों पर बेहतर सुविधाएं विकसित करने पर भी काम कर रही है। इसका मकसद यह है कि श्रद्धालुओं को अच्छी सड़कें, ठहरने की सुविधा और दूसरी आधुनिक सुविधाएं मिल सके। दुनिया के सबसे मशहूर एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी और जेमिनाई विदेशी कंपनियों ने बनाए हैं, लेकिन अब बिहार सरकार ने एक अलग रास्ता चुना है। दरअसल सरकार राज्य की जरूरतों के हिसाब से स्वदेशी एआई मॉडल तैयार करना चाहती है। इसी दिशा में 17 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सर्वम.ai और भारत जीपीटी के साथ एक समझौता किया। सवाल है कि एआई आखिर क्या होता है, क्योंकि आजकल यूपीएससी सहित लगभग हर बड़ी परीक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, इसलिए इसको समझना होगा। एआई की शुरुआत की बात करेंगे तो इसके जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। वे एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे और उन्होंने 1955 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद 1956 में उन्होंने डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। यही सम्मेलन एआई की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। जॉन मैकार्थी के अनुसार एआई का मतलब है ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह सोच सके, सीख सके, समझदारी से काम कर सके, सब कुछ वैसे करे जैसे कि इंसान। उन्होंने लिस्प नाम की प्रोग्रामिंग भाषा भी बनाई, LISP, जिसका इस्तेमाल लंबे समय तक एआई रिसर्च में होता रहा। यहां एक और नाम याद रखना जरूरी है, वो है एलन ट्यूरिंग। उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट दिया था। इसकी मदद से यह जांचा जाता है कि कोई मशीन इंसान की तरह सोच और जवाब दे सकती है या नहीं। इसलिए उन्हें एआई की बुनियादी सोच रखने वाले वैज्ञानिकों में गिना जाता है। अब समझते हैं कि एआई काम कैसे करता है। देखिए, इसकी मुख्य ताकत 3 तकनीकों पर टिकी है। पहली है मशीन लर्निंग। इसमें मशीन बड़े डेटा से खुद सीखती है, उसे हर काम के लिए अलग अलग निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद आती है डीप लर्निंग। यह इंसानी दिमाग के न्यूरल नेटवर्क से प्रेरित तकनीक है। इसकी मदद से मशीन तस्वीरें पहचान सकती है, आवाज समझ सकती है और मुश्किल समस्याओं का हल निकाल सकती है। तीसरी तकनीक है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP। इसकी मदद से मशीन इंसानी भाषा को समझती है और उसी भाषा में जवाब भी देती है। चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अगर एआई के इतिहास की सबसे बड़ी घटना की बात करेंगे तो 30 नवंबर 2022 का दिन बहुत अहम था। इसी दिन ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया। इसके बाद एआई आम लोगों तक पहुंच गया। आज दुनिया भर की सरकारें और बड़ी कंपनियां अपने अपने एआई मॉडल बनाने में लगी हैं। बिहार की यह नई पहल भी इसी वैश्विक बदलाव का हिस्सा मानी जा रही है। दोस्तों, बिहार के गांवों में अब एक बड़ा वित्तीय बदलाव होने जा रहा है। कैबिनेट ने बिहार ग्राम पंचायत कर दर एवं शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अब ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में अलग अलग तरह के कर और शुल्क वसूल सकेंगी। इससे पंचायतों की अपनी आमदनी बढ़ेगी और वे विकास के कामों के लिए सिर्फ सरकारी अनुदान पर निर्भर नहीं रहेंगी। अब सवाल है कि क्या यह अधिकार अभी पहली बार दिया गया है? जवाब है कि नहीं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 27 में पंचायतों को यह अधिकार पहले से मिला हुआ था, लेकिन पिछले 20 सालों में इसके लिए कोई विस्तृत नियमावली नहीं बनाई गई थी। यानी कानून तो था, लेकिन उसे लागू करने का तरीका तय नहीं था। अब नई नियमावली के जरिए यही कमी पूरी कर दी गई। अब इसका संवैधानिक आधार समझ लेते हैं। यह व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन और अनुच्छेद 243H की भावना पर आधारित है। यह अनुच्छेद राज्यों को अधिकार देता है कि वे कानून बनाकर पंचायतों को कर, शुल्क और टोल लगाने तथा वसूलने की शक्ति दे सकें।
इसका मकसद पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि वे अपने विकास के लिए खुद भी संसाधन जुटा सके। अब देखते हैं कि पंचायतें किन किन चीजों पर शुल्क ले सकेंगी। नई नियमावली कहती है कि 2 दर्जन से ज्यादा तरह के कर और शुल्क वसूले जा सकेंगे। इनमें मकान और दुकानों पर होल्डिंग टैक्स, पेशा, व्यापार और उद्योग पर शुल्क, मेला, हाट, तीर्थस्थल, पशु बाजार और बूचड़ खाने पर शुल्क, साथ ही जलापूर्ति और सफाई जैसी सेवाओं का शुल्क भी शामिल है। और यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सभी शुल्क एक जैसे नहीं होंगे। मकान और दुकान का होल्डिंग टैक्स साल में एक बार लिया जाएगा, जबकि जलापूर्ति जैसी सेवाओं का शुल्क हर महीने देना होगा। नियमावली के अनुसार शुल्क की राशि 1 रुपए से लेकर अधिकतम 5,000 रुपए तक हो सकती है। बिहार न्यूज रूम में अब बारी है इस बुलेटिन के सबसे खास सेगमेंट की, यानी पर्सन ऑफ द वीक की। दोस्तों, इस हफ्ते की शख्सियत हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वही नेता जिन्होंने सबसे बुलंद आवाज में कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल देने वाला ऐलान था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उनका वास्तविक नाम केशव गंगाधर तिलक था। उन्होंने 1877 में पुणे के डेक्कन कॉलेज से गणित और संस्कृत में स्नातक किया। इसके बाद 1879 में कानून की डिग्री भी ली, लेकिन वकालत करने के बजाय उन्होंने अपना जीवन देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। अब सवाल है कि तिलक इतने बड़े नेता कैसे बने। दरअसल वे उन शुरुआती नेताओं में से थे जिन्होंने अंग्रेजों से सिर्फ सुधार नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज की मांग की। उनकी लोकप्रियता और तेज राष्ट्रवादी विचारों से अंग्रेज सरकार इतनी परेशान हो गई कि उसने उन्हें भारतीय अशांति का जनक तक कह दिया। अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने पत्रकारिता को हथियार बनाया था। उन्होंने मराठी में केसरी, अंग्रेजी में मराठा नाम के अखबार को शुरू किया। इन अखबारों के जरिए वे अंग्रेजी शासन की नीतियों की खुलकर आलोचना करते थे और लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाते थे। लेकिन तिलक इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने समझ लिया था कि अगर आजादी की लड़ाई को जन आंदोलन बनाना है तो आम लोगों को भी इससे जोड़ना होगा। इसी सोच के साथ 1893 में सार्वजनिक गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत उन्होंने की। इन आयोजनों के माध्यम से देशभक्ति का संदेश गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचा। अगर कांग्रेस की राजनीति की बात करें तो तिलक गरम दल के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। वे लाल बाल पाल की प्रसिद्ध तिकड़ी का हिस्सा थे, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। जहां नरम दल अंग्रेजों से बातचीत और छोटे छोटे सुधारों में विश्वास रखता था, वहीं गरम दल वो मानता था कि देश को पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। यही मतभेद आगे चलकर 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन का कारण बना। तिलक की लेखनी अंग्रेजों को सबसे ज्यादा चुभती थी। इसी वजह से उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और बर्मा के मांडले जेल में 6 साल की सजा दी गई। लेकिन जेल में भी उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा। वहीं उन्होंने गीता रहस्य की रचना की। इस पुस्तक में उन्होंने कर्मयोग की व्याख्या करते हुए बताया कि केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि कर्म, कर्तव्य और संघर्ष भी जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। इतना ही नहीं, उन्होंने द ओरायन और आर्कटिक होम इन द वेदास जैसी पुस्तकें भी लिखी। इसमें उन्होंने खगोलीय तथ्यों के आधार पर वेदों की प्राचीनता पर अपने विचार रखे। ये पुस्तकें उनके विद्वान व्यक्तित्व को सामने लाती हैं। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। अप्रैल 1916 में बेलगांव में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। कुछ महीनों बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास से ऑल इंडिया होम रूल लीग शुरू किया। दोनों संगठनों ने मिलकर पूरे देश में स्वशासन की मांग को एक बड़े जन आंदोलन का रूप दे दिया। आखिर में 1 अगस्त 1920 को मुंबई में लोकमान्य तिलक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा। वहीं ब्रिटिश लेखक वैलेंटाइन शिरोल ने उन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। एक भारतीय के लिए यह अंग्रेजों का आरोप था, लेकिन देशवासियों के लिए यही उनकी सबसे बड़ी पहचान और जीत बन गई। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के क्विक न्यूज में क्या है खास। भागलपुर में बनने वाले एआई और कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एआई एंड कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस और उभरती प्रौद्योगिकियों में उच्च स्तरीय शिक्षण और शोध को बढ़ावा मिलेगा। बिहार कैबिनेट ने बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक 2026 और बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026 दोनों को मंजूरी दे दी है।
सबसे बड़ी बात यह है कि नया कारा विधेयक लागू होने के बाद 129 साल पुराने जेल कानून की वो जगह लेगा। इसमें बंदियों के अधिकार, कर्तव्य, सुरक्षा मानक और सुधारात्मक कार्यक्रम जैसे पहलुओं को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। दूसरा, अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक इसलिए लाया गया क्योंकि सरकार के अनुसार तेज शहरीकरण, बढ़ती डिजिटल निर्भरता और तकनीक के इस्तेमाल से अपराध के तरीके बदल गए हैं। इसीलिए अब कानून में साइबर अपराध, सोशल मीडिया से जुड़े अपराध और अन्य नए तरह के अपराधों पर भी प्रभावी कार्रवाई का प्रावधान जोड़ा गया है। समाज कल्याण विभाग ने सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत एक अहम बदलाव को मंजूरी दी है। पहले 6 माह से 3 साल तक के बच्चों और गर्भवती धात्री महिलाओं को टेक होम राशन यानी कच्चा अनाज दिया जाता था, जिसे घर पर पकाना पड़ता था। अब इसकी जगह सीधे खाने लायक रेडी टू ईट पोषाहार मिलेगा, जिसका लाभ कुपोषित बच्चों को भी दिया जाएगा। इससे पोषण हानि कम होगी और गुणवत्ता एक समान बनी रहेगी। बिहार कैबिनेट ने मुजफ्फरपुर के MIT यानी मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर में शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला और असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय बनाने के लिए विधानसभा में विधेयक लाने को मंजूरी दी है। जुब्बा सहनी 1906 से लेकर 1944 यानी 1906 में इनका जन्म हुआ, 1944 में मृत्यु हुई। मुजफ्फरपुर के मीनापुर के रहने वाले एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने एक अत्याचारी अंग्रेज थानेदार को दंड देकर आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था, जिसके बाद उन्हें 11 मार्च 1944 को भागलपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। उन्हें बिहार के सबसे साहसी क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है और उनके सम्मान में पहले भागलपुर जेल का नाम भी बदला जा चुका है। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि आज के बुलेटिन पर आधारित कौन से सवाल बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप पूछते हैं हर बार कमेंट में कि सर इसकी PDF नहीं मिल रही है, कहाँ मिलती है। इसका मतलब है कि आप अंत तक नहीं जाते इस बुलेटिन को देखते हुए। मैं हर बुलेटिन में लास्ट में बताता हूं इसकी PDF कहाँ मिलती है। एडुटेरिया के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर या फिर अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर ये PDFs अवेलेबल रहती है, तो वहां जाइए और वहां से ये PDF ले लीजिएगा। आइए अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है मेंस का। डिजिटल तकनीक और ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल बिहार जैसे राज्य में स्कूली शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को सर्वसुलभ बनाने में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। हाल ही में शुरू की गई बिहार स्कूल लाइव क्लासेस पहल के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में यह पहल राज्य के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक विषमता को दूर करने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकती है। 38 अंक का ये सवाल है। अब आ जाइए PT के लिए कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, बागमती बूढ़ी गंडक योजना के तहत बनाई जा रही नहर बिलवाधार किन 2 जिलों को जोड़ती है? शिवहर और मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण और शिवहर, पटना और मुजफ्फरपुर, या फिर ऑप्शन E प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, पटना में हाल ही में शुरू की गई बिहार स्कूल लाइव क्लासेस योजना के तहत किन कक्षाओं के विद्यार्थियों को लाइव पढ़ाई और निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है? कक्षा 1 से 5वीं, कक्षा 6 से 8वीं, कक्षा 9वीं से 12वीं, स्नातक के विद्यार्थी, या फिर ऑप्शन E। अगला प्रश्न है, धान की खेती के दौरान खेतों में जलभराव की स्थिति में ऑक्सीजन की कमी होने पर मुख्य रूप से किस हरित गृह गैस का उत्सर्जन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन E। अगला है, बिहार में स्थापित किए जा रहे बिहार स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के संबंध में उद्योग साझेदार यानी इंडस्ट्री पार्टनर के रूप में किसे चुना गया है? IIT पटना, टाइगर एनालिटिक्स, TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, CDEC, या फिर ऑप्शन E। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं सदी में किस पाल वंशीय शासक के द्वारा की गई थी? देवपाल, धर्मपाल, गोपाल, महिपाल, या फिर ऑप्शन E। अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना का संचालन अब किस विभाग द्वारा किया जाएगा? नगर विकास एवं आवास विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, या फिर ऑप्शन E। अगला प्रश्न है, बिहार में कमर्शियल CPL और प्राइवेट PPL दोनों प्रकार के पायलट लाइसेंस का प्रशिक्षण देने वाला राज्य का पहला संस्थान कौन सा है? दरभंगा फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गया एविएशन एकेडमी, वीरपुर एरो क्लब सुपौल, बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट पटना, या फिर ऑप्शन E। अगला प्रश्न है, सीता मां की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध पुनौरा धाम बिहार के किस जिले में है? मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, या फिर ऑप्शन E। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का जनक किसे माना जाता है? जिन्होंने 1955 में पहली बार AI शब्द का प्रयोग किया था? एलन ट्यूरिंग, सैम ऑल्टमैन, जॉन मैकार्थी, टिम बर्नर्स ली, या फिर ऑप्शन E।
अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वीकृत बिहार ग्राम पंचायत कर दर एवं शुल्क नियमावली 2026 का संवैधानिक आधार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य विधानमंडल को पंचायतों को कर लगाने की शक्ति देने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 243H, अनुच्छेद 243A, अनुच्छेद 243K, अनुच्छेद 243G या फिर ऑप्शन ई प्रयास नहीं किया गया। तो बिहार न्यूज रूम में फिलहाल इतना ही। ख्याल रखिए अपना। अभी जो प्रश्न मैंने पूछे उनके जवाब जो हैं आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पिछले हफ्ते जो प्रश्न मैंने पूछे थे उनके जवाब आपको अब स्क्रीन पर दिखेंगे। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार।